जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। और ये एग्ज़ाम और जॉब, ये छोटी सी चीज़ ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखती अगर आपका विश्वास अपने ऊपर है तो। चलते हैं, मैं सुमंत कुमार एडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आते हैं हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर पर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में मतलब कि 1 से लेकर के 5 तक काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी कुछ अगर ट्रांसफार्मर में रह गया है तो हम लोग उसे भी देख लेते हैं। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाँच कर लीजिएगा। वहाँ पर प्लेटफॉर्म, वहाँ पर प्ले लिस्ट है प्लेटफॉर्म बुक एक्सप्लेनेशन का, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। और वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर का वीडियो है 1 to 4 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कंसेप्ट मैंने 1 to 4 में डिस्कस कर दिया है। और बाकी कुछ बचा हुआ है तो उसे हम लोग जैसे जैसे मिलेगा उसको डिस्कस करते जाएंगे। और जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको हम लोग जल्दी से स्किप करेंगे, उसका सिर्फ सॉल्यूशन आंसर देख करके। और जहाँ तक अब चांस है मैक्सिमम जो क्वेश्चन मिलेगा वो स्किप करने वाला ही मिलेगा, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल से ट्रांसफार्मर लेकर के चला था। और इस बुक को मैं कुछ इस टाइप से डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपने एक बार देख लिया तो जो दूसरे बुक है उन बुक्स का क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यूथ का भी एक्सप्लेनेशन चल रहा है, आप एक बार अपना टेस्ट कर सकते हैं, यूथ बुक का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 76 है। किस कारणवश वितरण ट्रांसफार्मर को कम लौह क्षति के लिए डिजाइन किया जाता है। ये एक तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसका जो साइज होता है वो पावर ट्रांसफार्मर से काफ़ी बड़ा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाया कहाँ पर जाता है, तो ये जस्ट जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं, हम लोग कनेक्शन लेने से जस्ट पहले जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और इस पर जो लोडिंग होता है जनरली 70 से 80% लोडिंग रहता है पूरा दिन का। 70 से 75, 80 बोल सकते हैं, 70 से 80 के बीच इसके ऊपर लोडिंग रहता है। हमेशा ये फुल लोड पर कभी वर्क नहीं करता है। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि ये 70 से 80% लोडिंग पर ही मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करे। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो कोर है, कोर का साइज बड़ा कर देते हैं। कोर का साइज बड़ा होने से क्या होगा, कोर के साइज बड़ा होने से फ्लक्स पर यूनिट एरिया जो है या फिर जो फ्लक्स डेंसिटी है वो लो हो जाएगा। और जब फ्लक्स डेंसिटी कम रहेगा तो यहाँ पर जो कोर लॉसेस हो रहा है वो कोर लॉसेस ना के बराबर होगा या फिर बहुत कम होगा। ठीक है, तो कोर लॉस को यहाँ पर यही पूछ रहा था कि कम क्षति के लिए डिजाइन किस कारणवश करते हैं। तो एक क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होता है वो 24 घंटे उत्तेजित रहती है। एक तो ये ऑप्शन हो ही जाएगा। दूसरा रीजन हो जाएगा कि यहाँ पर जो लोडिंग होता है वो 70 से 80% रहता है और हम लोग चाहते हैं कि 70 से 80% लोडिंग पर ही ये मैक्सिमम इफिशियंसी दे। ठीक है, और इफिशियंसी मैक्सिमम हो इसके लिए यहाँ पर जो फ्लक्स डेंसिटी फाई जो होता है वो कम होना चाहिए। और जब फाई हम लोग कम करेंगे तो इसका जो एरिया है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी कम करेंगे तो कोर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सेम रेटिंग के लिए अगर पावर ट्रांसफार्मर और जो हमारा वितरण ट्रांसफार्मर है इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो सेम रेटिंग के लिए जो वितरण ट्रांसफार्मर है इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और साथ में एक कॉस्टली भी हो जाता है। तो यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट सीखे। पहला, वितरण ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, साइज लार्ज होता है। दूसरा, यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी फाई जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तीसरा, सेम रेटिंग के लिए इसका जो कॉस्ट होता है वो पावर ट्रांसफार्मर के तुलना में ज़्यादा होता है। और चौथा, ये तो हम लोग हमेशा जानते हैं, इसमें साइज बड़ा या फिर फ्लक्स कम रखने के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है आयरन लॉस को कम करना। यहाँ पर आयरन लॉस इस टाइप से डिज़ाइन किया जाता है कि आयरन लॉस कम हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वितरण ट्रांसफार्मर से जुड़ी हुई। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्य करती है। पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्य करती है। दक्षता हम लोग कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी बराबर होता है VI cos फाई, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, बटा VI cos फाई प्लस PI प्लस PC। ठीक है, तो ये तब होता है जब फुल लोड पर ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है। तो अगर किसी अदर लोड पर वर्क करेगा तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा, कॉपर लॉस वाला में x² से। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता से कार्यरत है।
इसकी ताम्र क्षति 1600 वाट है। तो मतलब कहने का मतलब है कि आई स्क्वायर आर जो है हमारा वो कितना है 1600 वाट है। और कब यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 है पूर्ण लोड पर, और जब लोड को आधा कर देंगे तो लोड के आधा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आई जो है हमारा I/2 में कन्वर्ट हो जाएगा लोड आधा करने से, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर बटा 4। मतलब कि आई स्क्वायर आर का वैल्यू 1600 दिया है तो 1600 बटा 4 कितना आएगा 400 वाट। तो हम लोग का सही आंसर 400 वाट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में, किस परिमाण को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। तो ये सारा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग देख चुके हैं पहले काफ़ी। यहाँ पर आवृत्ति तो कांस्टेंट रहता है, शक्ति कांस्टेंट रहता है, वोल्टता इसमें चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है ना, वोल्टता को कम या ज़्यादा करने के लिए इसका यूज करते हैं। और पावर ट्रांसफार्मर और इसमें फ़र्क क्या है, एम्पलीफायर और इस ट्रांसफार्मर में फ़र्क क्या है। तो एम्पलीफायर में हम लोग पावर को बढ़ा सकते हैं, पावर को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एम्पलीफाई पावर नहीं होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, एम्पलीफायर। यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता। ये दोनों के लिए सही है। एम्पलीफायर भी आउटपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सकता है, एम्पलीफायर वोल्टेज और पावर हर चीज़ को एम्पलीफाई कर सकता है, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर भी एम्पलीफाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो नहीं दिया है एक गलत दिया है। आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता, गलत दिया है। ट्रांसफार्मर आउटपुट धारा को बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर में भी हम लोग करंट को बढ़ा सकते हैं। आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है, ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है। ये सही है। हमारा जो एम्पलीफायर है वो आउटपुट शक्ति को बढ़ा सकता है, पर ट्रांसफार्मर इस आउटपुट शक्ति को नहीं बढ़ा सकता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य। तो तेल हम लोग शीतलन के लिए यूज करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, और साथ में इंसुलेशन भी ये प्रोवाइड करता है। तो 80 इसका 20 सही आंसर होगा, शीतलन साथ में इंसुलेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए। ठीक है, 3 फेज कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें से अगर एक फेज जल जाए, डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, और 3 फेज डेल्टा कनेक्शन का पावर कितना होता है, क्योंकि पावर ही बोला है कि पावर कितना होगा। तो ये होता है 3 VI, 3 VPH IPH। और अगर लाइन करंट लाइन वोल्टेज के टर्म में लिखे तो 3√3 VL इंटू IL हो जाता है इसका पावर। ठीक है, तो एक कहानी हो गया जब ये डेल्टा कनेक्टेड होगा तो, और जब एक बाइंडिंग जल जाएगा तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस टाइप के। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वोल्टेज होगा हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ पर वोल्टेज, इसको हम लोग लाइन वोल्टेज VL बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा VL इंटू, या फिर इसको अगर हम लोग टोटल पावर यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा VPH इंटू IPH। ठीक है, इस फेज में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग IPH बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा VPH इंटू IPH, और साथ में ऐसा इस VPH को हम लोग VL लिख सकते हैं, क्योंकि VPH और VL यहाँ पर हम लोग का इक्वल आएगा। ठीक है, तो VPH बराबर VL हम लोग लिख सकते हैं, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल है। और IPH को क्या लिख सकते हैं, IL लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल पावर आएगा VL इंटू IL आएगा। तो इससे कितना गुना कम है, 3 टाइम्स ए कम है। ठीक है, तो 3 टाइम्स 1/√3 अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये हमको देगा 57। ठीक है, परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 57.9 के आसपास आएगा, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं 58%। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 82 है, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है। तो बुकोल्ड रिले, प्रेशर रिलीज बल्ब और अधिक धारा सुरक्षा। तो ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, बुकोल्ड रिले पढ़ चुके हैं, प्रेशर रिलीज बल्ब पढ़ चुके हैं। ये सारा का यूज हम लोग तब करते हैं जब ट्रांसफार्मर का रेटिंग 500 kVA से ज़्यादा हो। 500 kVA से नीचे के लिए इनमें से किसी का भी यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं किया जा सकता है, तो इसमें से कोई भी छोटे ट्रांसफार्मर के लिए यूज नहीं होता है।
उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो ये सब काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलिका जेल इनिशियली होता है नीला कलर का, ठीक है, और बाद में नीला कलर से बैगनी में कन्वर्ट होता है और बैगनी से फिर गुलाबी में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक में, ठीक है। तो फाइनल आंसर पिंक, पिंक के जगह पर यहाँ पर लाल दिया है तो हम लोग लाल को ही मार्क कर लेते हैं। इसका ओरिजिनल जो आंसर होगा वो पिंक होगा, नमी सोखने के बाद वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 84, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राथमिक वोल्टता किसके द्वारा संतुलित होता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये ई के द्वारा बैलेंस होता है। तो प्राथमिक कुंडलन में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा ये जो प्राइमरी वोल्टेज है भी इसको बैलेंस करता है ई, इसलिए यहाँ पर नो लोड करंट बहुत छोटा सा स्मॉल करंट आई नोट फ्लो करता है। ई यहाँ पर जो इंड्यूस होता है वो वोल्टेज डिफरेंस को काफ़ी कम कर देता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है ट्रांसफार्मर में आवृत्ति के बदलाव के साथ, तो अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इससे सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, इसके अलावा और किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो तांबे की क्षतियाँ बढ़ जाती है, गलत। कॉपर लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कम भी नहीं पड़ेगा। तांबे की क्षतियाँ अपरिवर्तित रहती है, सी इसका सही आंसर होगा। इफेक्ट किस पर पड़ता है, ईडी करंट लॉस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ हिस्टेरेसिस लॉस पर इफेक्ट पड़ता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 86, ट्रांसफार्मर में निम्न में से कौन सी क्षति शून्य होती है। तो मशीन लोहा क्षति मतलब आयरन लॉस तो होता ही है, कॉपर लॉस भी होता है, मशीन क्षति शून्य होता है, सही आंसर सी हो जाएगा। और इसी वजह से इसका जो इफिशियंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 95 to 98% होता है। उसके बाद है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक द्वितीयक कुंडलियों में से कौन परिचालन एक समान रहता है। तो धारा तो अप डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज को अप डाउन कर सकते हैं, पावर क्या रहता है, एक समान रहता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस प्रकार की युक्ति है। तो ये अस्थैतिक युक्ति है, आप सबको पता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 89, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल ये डिपेंड करता है, ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं 5P, ई इज इक्वल टू 4.44 इंटू 5 इंटू एफ इंटू एन, मतलब फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ टर्न पर, नंबर ऑफ टर्न, फ्लक्स और फ्रीक्वेंसी। तो उपयुक्त तीनों इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, बोल रहा है ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है क्योंकि इसमें घर्षण और विंडेज क्षतियाँ नहीं होती। तो ये सारा पहले भी किया जा चुका है। तो किसी भी टॉपिक का स्टार्टिंग का जो 3 से 4 लेक्चर होगा और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 3-4 लेक्चर कर लेने के बाद आगे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। 3 से 4 लेक्चर में हम लगभग सारा जो आपका कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो सारा हम सारा कुछ हम करा देंगे, ठीक है। तो कम से कम स्टार्टिंग का 4 वीडियो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।